और हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी। सबसे पहले बजाज फाइनेंस। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं क्यूआईपी को लेकर? क्यूआईपी दरअसल आशीष अनाउंस कर दिया है 8,800 करोड़ रेस करने का कंपनी का इरादा है। और यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो इंटरेस्टिंग रहेगी। याद रखिए 7,562 पर दरअसल ये स्टॉक कल जाकर टिका था। अब यहाँ पर जो फिगर आया है वो 5% के डिस्काउंट पर आता हुआ दिखाई दिया है और फ्लो प्राइस जो तय हुआ है वो 5,733 के आसपास दरअसल तय होता हुआ दिखाई दिया है। इस पर करीब एक डिस्काउंट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये इनफैक्ट आपके लिए एक अपडेट है। इसमें देखना ये है कि कितना इक्विटी डाइल्यूशन होता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ ओवरऑल क्या रुझान रहेगा। तो 2% दरअसल बजाज फाइनेंस की जो हिस्सा बिक्री होती हुई दिखाई देगी वहां पर हल्का सा डाइल्यूशन है। ध्यान रहे कि 10,000 करोड़ का अप्रूवल दरअसल कंपनी ने हाल ही में अपनी सितंबर में मेरे ख्याल में लाया था। बजाज फिनसर्व को करीब 1,200 करोड़ के वारंट्स भी ये जारी कर रहे हैं और उसके बाद ये क्यूआईपी आता हुआ। तो क्लियरली रोड मैप इनका साफ है कि ये जो फंड रेज हो रहा है ग्रोथ कैपिटल में लगाया जाएगा और उस पर ज्यादा उत्सुक बाजार भी था। अब फाइनली डेवलपमेंट आ गई है। क्यूआईपी 8,800 करोड़ का ये रेस कर रहे हैं। बढ़िया वॉर चेस्ट दरअसल तैयार होता हुआ। प्रमोटर्स ने ऊपर के भाव पे डाला था। क्यूआईपी में मार्की इन्वेस्टर्स अगर चेक इन कर रहे होंगे तो थोड़े नीचे के भाव पे कर रहे होंगे और 10,000 करोड़ रुपए कुल मिलाकर जुटा लिए जाएंगे। 8,800 करोड़ रुपए और पहले 1,200 करोड़ रुपए प्रमोटर्स के थ्रू। चार्ट्स पे बहती साहब आप रेडी करो। गरांग सर, बजाज फाइनेंस क्या व्यू बन रहा है स्टॉक पे लंबी अवधि के लिहाज से? कैसे देख रहे हो आप इस तरह की एग्रेसिव फंड रेजिंग को? आशीष, हमारा अनुमान ये कहता है कि कहीं ना कहीं ना तो सिर्फ एनबीएफसीज को जैसे कि बजाज फाइनेंस है, लेकिन जो भी निजी क्षेत्र की बैंक्स और सरकारी बैंक्स पूंजी जुटाने के मुहिम में जुड़े हुए हैं, तो ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋण की मांग यानी कि क्रेडिट डिमांड जिसे हम कहते हैं, वो वास्तव में और आने वाले भविष्य में बहुत मजबूत होने की पूरी पूरी संभावना है। और अगर आपके लोन बुक ग्रोथ होते हैं, डिसबर्समेंट होते हैं, तो जाहिर है आपके नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन्स, आपके मुनाफे में एक सकारात्मक सा असर पड़ता है। और 8,600 से लेकर के 8,800 तक के लक्ष्य है बुनियादी तर्क के आधार पर बजाज फाइनेंस। फंडामेंटली भाई पसंद आ रहा है, आगे के लक्ष्य नजर आ रहे हैं। और बैती साहब अब बताओ चार्ट्स पे कैसा प्लेस? बढ़िया मूव्स ऑलरेडी एंजॉय कर रहा है बजाज फाइनेंस। आशीष जी, थोड़ी सी गिरावट देखने मिली थी और अच्छा बेस फॉर्मेशन वापस बन गया। पिछले 7 से 8 दिनों में स्टॉक ने एक बेस फॉर्म किया 7,450 और 7,500 का जो जोन है उन्हीं लेवल्स पे, और जिस हिसाब से प्लेस्ड है हमें लग रहा है ये वापस वेल प्लेस्ड है कि 7,900 तक के लेवल्स दिखा सकता है टेक्निकल चार्ट्स पे ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। तो खरीदारी की सलाह है इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो 7,450 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें 7,700 और 7,900 तक के नेक्स्ट लेवल्स के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। भाई फंडामेंटली हो टेक्निकली हो दोनों तरफ से बजाज फाइनेंस पसंद आ रहा है। और अगर क्यूआईपी के लिए जो अभी चर्चा हुई थी कि हाथों हाथ कई लोगों को तो मिलेगा भी नहीं शेयर, इस तरह की डिमांड, इस तरह का स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आता हुआ, तो रखिए स्टॉक रडार पे भाई। प्रमोटर्स खुद पैसा डाल रहे हैं, मार्की इन्वेस्टर्स शायद खुद चेक इन कर रहे हैं लेवल्स के आसपास। लंबी अवधि के लिए बेट्स हैं इन सबके। ये हो गया पहला इंटरेस्टिंग स्टॉक बजाज फाइनेंस। दूसरा, वायदा बाजार के एक नंबर पे, एक ही नंबर आया वायदा बाजार का बाजार बंद होने के बाद जिस पे रिएक्ट करना है, वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी एचपीसीएल। पालविया साहब आप चार्ट रेडी रखो। हर्षदा, नंबर्स कैसे लगे? नंबर्स ठीक है आशीष। अब खासतौर से प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर जो अनुमान था उससे तो बेहतरी प्रदर्शन आया, प्रेशर आया है। 17% की गिरावट मुनाफे में देखने को मिल रही है। 5,118 करोड़ पर ये फिगर आकर रुका है। 4,000 करोड़ तक का मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। रेवेन्यू अनुमान था कि 1.1 से 1.2 लाख करोड़ के आसपास आएगा। हल्की से बढ़त की उम्मीद थी, लेकिन वहां पर 14% तक की गिरावट आई है, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहा है। एबिटा लेवल पर 8,217 करोड़ का एबिट कंपनी ने डिलीवर किया है, जहां पर एक्सपेक्टेशन 6,329 करोड़ की थी। मार्जिन ये आपके लिए 8.6% पर आए हैं। साथ ही साथ जीआरएम का फिगर $13.3 प्रति बैरल आया है। एक्सपेक्टेशन $15 के आसपास था, तो वहां पर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन जरूर बनता दिखाई दिया है। नंबर्स आप कह सकते हैं वैसे डिसेंट है। नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है। बाजार एक्सपेक्टेशन से बेहतर ऑपरेशनली परफॉर्म करके डिलीवर करा है। और अगर एक कंसर्न था राज्यों के इलेक्शन से पहले
पेट्रोल डीजल के दाम वाम घटाना, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट सैडली आया ही नहीं। तो HPCL ठीक है, नंबर्स अच्छे और वो ओवरहैंग अगर था तो अब तक तो कुछ ऐसा अपडेट आया नहीं। पालवे साहब, चार्ट्स पे लेकिन कैसा प्लेस्ड है, क्या करना चाहिए स्टॉक में? तो आशीष जी देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बना है। HPCL भी इन लाइन विद सेक्टर एक मोमेंटम बना है। ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन तक हमने देखा स्टॉक में एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बने, जो कि दिखाता है कि सस्टेन बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिखी है। स्टॉक ने अपने 50 डे एज वेल एज 200 डे मूविंग एवरेज को वापस से रिगेन किया एक करेक्शन के बाद। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी वीकली चार्ट पे बना है, तो हमें लगता है यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन तो बने हैं। जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते हैं। 255 ये एक इमीडिएट स्टॉप लॉस का लेवल होगा। अगर ये लेवल के ऊपर ही रहता है तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 270 272 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ये ट्रेडिंग टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये है HPCL ट्रेडिंग टारगेट जो आ सकते हैं, वो पालिया साहब ने मेंशन कर दिया। अब आइए जरा कैश मार्केट के नंबर्स पे, और लंबी लिस्ट है। अच्छा, इस बीच चाइना का डेटा का आता हुआ सामने। अक्टूबर में इंपोर्ट ग्रोथ -5% एक्सपेक्टेड था, 3% प्लस पे आई है। एक्सपोर्ट भी आएंगे, सारे डेटा आने। आज असल में चाइना का ट्रेड बैलेंस आना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े आने हैं, वो आते रहेंगे स्क्रीन पे। एक बार क्लैरिटी आ जाएगी तो मेटल्स पे भी ले लूंगा। खैर, आइए हर्षदा के पास चला जाए, कैश मार्केट के नंबर्स। अच्छा, उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, सब कैश ही कैश के नंबर्स थे। जो प्रोमिनेंट, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हर्षदा ग्लैंड फार्मा, दूसरा रैडिको खैतान और एक नायका। कैसे रहे ये नंबर्स? ग्लैंड के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है। कंस्ट्रिंग स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी थी आशीष। कल एक परफॉर्मर रहा है ये। रेवेन्यू में 32% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। 1373 करोड़ एक्सपेक्टेशन थी 30% की ग्रोथ की। आप देखिएगा प्रॉफिट 204 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने 180 करोड़ के आसपास फिगर आया। प्रॉफिट में प्रेशर जरूर देखने को मिला है, लेकिन एबिटा लेवल पर भी एक बीट है। 324 करोड़ का एबिट कंपनी ने दिखाया, 308 करोड़ का अनुमान था, यहाँ पर 8% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, 28% के मार्जिन्स 23.6% पर आते हुए। अनुमान था कि 23% से नीचे के मार्जिन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन 23-23.5% पर इन्होंने मैनेज कर लिए हैं। अच्छा, इसमें एक टैक्स का कंपोनेंट है जो बड़ा है, लगभग 1 करोड़ ज्यादा टैक्स इन्होंने पे किया है। कंपनी ने गाइड किया है 63 नए प्रोडक्ट्स ये लॉन्च करने वाले हैं। FY24 में US मार्केट में कुछ रीलॉन्चेस होती हुई दिखाई देंगी, प्लस 40 एनुअल प्रोडक्ट्स जो वैसे भी आते हुए दिखाई देंगे। US से कंपनी 54% ऑफ सेल्स एंजॉय करती है, वहां पर 9% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। यूरोप में 380% तक की ग्रोथ दर्ज हो रही है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे दूसरे को मार्केट्स में 64% रेवेन्यू में इजाफा देखने को मिला है, और इंडिया बिजनेस में करीब 21% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इंडिया से करीब 6% ऑफ सेल्स आती हैं। तो यूएस के मार्केट में ग्रोथ है, बाकी कोर मार्केट्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। नंबर्स ग्लैंड के अच्छे हैं। अब आते हैं आपके नायका पर। तो नायका के नंबर्स इनफैक्ट मार्केट बंद होने के बाद आए थे। मुनाफे में 41.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है, नेली 6 करोड़ के आसपास का मुनाफा। रेवेन्यू 22% बढ़कर 1507 करोड़ पर आया है। एबिट में देखेंगे तो 32% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 80 करोड़ के ऊपर का यह आंकड़ा कंपनी ने डिलीवर किया है। मार्जिन्स में हल्का इंप्रूवमेंट है। अब नायका के केस में BPC यानी कि ब्यूटी और पर्सनल केयर में आप देखिए क्या परफॉर्मेंस है। वहां पर GMV में करीब 23% तक का इजाफा है। नेट सेल वैल्यू इनकी करीब 19% बढ़ती हुई दिखाई दी है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हाउएवर 26.6% से घटकर 26.4% पर आया है। ये नायका के केस में हुआ है, नायका के BPC वाले सेगमेंट में हुआ है। फैशन सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो GMV में करीब 27% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। नेट सेल्स वैल्यू 32% बढ़ी है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन फैशन बिजनेस में इंप्रूव हो रहा है, जो एक अच्छा साइन है। 2.3% से बढ़कर इनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 4.7% पर आया। जो अदर बिजनेस है इनका, क्योंकि वहां पर एक लो बेस है, वहां पर ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली, करीब 105% तक की रेवेन्यू ग्रोथ उधर बनती हुई दिखाई दी है। कुल मिलाकर फैशन में एक पिकअप देखने को मिला है और इनके BPC बिजनेस में डिलीवरी कायम है, तो नंबर्स अच्छे हैं। जेफरीज बाय कॉल दे रहा है 200 का टारगेट,
मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, 173 का टारगेट यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। अब आते हैं रैडिको खैतान पर। मजबूत क्वार्टर रहा है, रेवेन्यू में 21% का इजाफा, 925 करोड़ का रेवेन्यू, मुनाफा 19% बढ़कर 62 करोड़ पर आया। एबिटा में 34% से ज्यादा की ग्रोथ है, 121 करोड़ का एबिटा कंपनी ने दरअसल किया है पोस्ट। मार्जिन्स बड़े हैं, ये 12% के नीचे थे, बढ़कर 13% पर आ गए हैं। यहाँ पर प्रेस्टीज एंड अबव में आप गौर करें, वॉल्यूम 22% बढ़ता हुआ, रेवेन्यू में 36% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। रेगुलर सेगमेंट में वॉल्यूम्स में गिरावट है और रेवेन्यू भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्लियरली प्रेस्टीज एंड अबव की डिमांड ज्यादा है, ज्यादा बेहतर वो सेगमेंट इनके लिए कर रहा है। ये हैं तीनों इंटरेस्टिंग नंबर्स। पहले लाइए ग्लैंड फार्मा को स्क्रीन पे। है तो डिसअपॉइंटिंग, साल दर साल भी मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, इवन सीक्वेंशियली भी। पिछली बार तो क्या होता, ग्लैंड के अपने मार्जिन देखे थे, तिमाही से तिमाही सुधर रहे थे, तो स्टॉक तेजी कर रहा था। अब ये ठीक है, अनुमान से बेहतर है, लेकिन फिर भी सीक्वेंशियली भी मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन ही नजर आएगा आपको। सतपुते साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? आशीष जी देखिए, चार्ट्स पे कल हमने इसमें एक प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन हमने यहाँ पे देखा, जहाँ पे प्राइस अच्छा बढ़ा, वॉल्यूम भी अच्छा हुआ, लेकिन ऊपर से यहाँ पे बिकवाली हुई। एट द सेम टाइम अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर करेक्शन के बाद का रिएक्शन, तो आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। देखिए, जिनके पास पोजीशन है उनके लिए 1480 1480 ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। आशीष जी, जैसे कि नंबर्स है, नंबर के बाद का रिएक्शन अगर 1480 को तोड़ता है तो देन मुझे लगता है थोड़ी यहाँ पे आप कह सकते हैं बिकवाली और हावी होगी, 1400 तक ये वन वे फॉल आएगा। सो 1480 इज अ स्टॉप लॉस, यू कैन मेंटेन योर लॉन्ग पोजीशन। प्रोबेबली यहाँ पे अगर बाइंग फिर से इमर्ज होती है 1480 1500 के आसपास, तो फिर से ये अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करने की कोशिश करेगा। फ्रेश लॉन्ग ना करे, जो है एग्जिस्टिंग सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। बात है, ये टेक्निकली होल्ड लॉन्ग है, इवन ब्रोकरेजेस कह रही हैं, इलारा कह रही है एक्यूमुलेट करिए, टारगेट प्राइस बढ़ा के 1764। बर्नस्टीन कह रही है आउट परफॉर्म, 1724 का लक्ष्य। नोमुरा अपग्रेड कर रही है, आउट परफॉर्म अपग्रेड करके न्यूट्रल पे लेकर आए, और गोल्डमैन सैक्स की खरीदारी करने का कॉल है। तो ब्रोकरेजेस भी या तो न्यूट्रल हैं या तेजी की तरफ ही व्यू बना रही हैं, और सतपुते साहब भी कह रहे हैं टेक्निकली भी लग रहा है अपने लॉन्ग्स को कंटिन्यू किया जा सकता है। अब आइए दूसरे पे, जो पसंद आ रहा है सबको, वो है FSN ई कॉमर्स वेंचर्स, नाइका। गाबा सर, भाई चार्ट्स पे कैसा पोजीशन है? नंबर्स तो ठीक लग रहे हैं, ब्रोकरेजेस भी थम्स अप दे रही हैं, ऐसा लग रहा है नंबर्स को। अब ग्लैंड फार्मा की बात करें, आप मेरे पे ध्यान नहीं देते हो आजकल। मैं कुछ काम कर सर, या सॉरी, बोलिए कौन से स्टॉक? ग्लैंड फार्मा ना? मैं कट्टी हूं। नाइका FSN ई कॉमर्स वेंचर्स। नाइका, हाँ सॉरी, नाइका स्टॉक बढ़िया लगता है मुझे, खरीदना चाहिए, जगह अच्छी है खरीदने की, बाउंस बैक बढ़िया है। आई थिंक ये कल या परसों भी हमने डिस्कस किया था, एक शो शायद नीरज की शो पे किया था। अब ट्रेड कर रहा है 147, जगह अच्छी है मेरे ख्याल से, लेकिन खरीदना चाहिए, लेकिन होल्ड करना चाहिए। ट्रेड करेगा 175 200 भी जाएगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। ये जगह अच्छी है, बेस बढ़िया बना है, लेकिन मेरे ख्याल से भूल जाना चाहिए। नाइका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 138 के आसपास है, ये डिस्कस किया था कल नीरज के शो पर। भाई साहब ठीक है, रखिए इसको रडार पे। और एक रैडिको खैतान, गजब के नंबर्स हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, और उसमें भी प्रेस्टीज एंड अबव बहुत अच्छा कर गया इनके लिए, इसीलिए ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग बन गए, क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट ने अच्छा करा। कविता जी, रैडिको खैतान कैसा लग रहा है? आशीष जी, लाइक कल का दिन यहाँ पर एक पॉज डे था और एक पीक बनाता हुआ दिखा है। मुझे लगता है वंस अगर ये 1341 इसका एक प्राइस टारगेट लग रहा है, डिप्स पर मुझे लगता है बाय करना चाहिए, और न्यूज के चलते अगर ये कल के दिन के हाई के ऊपर निकलता है तो वही एक स्टॉप लॉस होगा, और आप ऊपर की साइड मुझे लगता है 1355 1361 के प्राइस टारगेट्स के लिए रैडिको पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। पोजिशनल स्टॉप लॉस देना चाहूंगी 1260 के ऊपर, जब तक मेंटेन है यहाँ पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट रखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए। नंबर स्ट्रांग है, देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव करता है। मानस आगे बढ़ो उससे पहले एक को दिवीज लैब के नंबर्स पे, कल निफ्टी के इकलौते नंबर्स पे हम रिएक्ट कर रहे थे, और बहुत बढ़िया तेजी बनी थी दिवीज लैब में जाते जाते, पर उसके बाद ब्रोकरेजेस को इतना मजा नहीं आया। जेफरीज डाउनग्रेड कर दिए हैं, 4300 का लक्ष्य रिड्यूस करके 3510 जहां पे स्टॉक खड़ा हुआ है।
इलारा ने सेल इनिशिएट कर दिया और उनका लक्ष्य तो चला गया 2440-43 के आसपास। आप चार्ट्स पे कैसा पोजीशन देख रहे हो, और फर्दर तेजी के लिए खेलोगे या छोड़ दिया जाए अभी स्टॉक? नहीं, मैं थोड़ा वेट करूंगा, क्योंकि देखिए कल 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुए, 200 डे मूविंग एवरेज भी आई थिंक टेस्ट हो गए थे इंटरडे सेशन में, लेकिन वहां पर टिके नहीं। तो अभी की वेट करना बेहतर है। ये जो रेंज है इसको ब्रेक करना जरूरी है। 35-50 के लेवल्स के ऊपर के एक बार निकल जाए तब तो आप एक बड़ी तेजी के लिए प्ले कर सकते हैं। हालांकि अगर कल आपने पोजीशन बना ली थी तो आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, जो कि 3440 है। उसके नीचे जाए तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना पड़ेगा। नायका का तो हुनासा पीयर ही बनेगा, लिस्ट होने आएगा आज। हालांकि ब्यूटी एंड वेलनेस में HUL हो गया, गोदरेज कंज्यूमर हो इमीडिएट गया, पेयर नहीं होगा आशीष। जिलेट हो गया, PNG हेल्थ हो गया, ये सब तो इमीडिएट ब्यूटी एंड हेल्थ के। ठीक है, हुनासा की लिस्टिंग हो रही 10 में बताना चाहता था आज। अर्जदा, बाकी कैश मार्केट के नंबर्स। दालमिया भारत शुगर के नंबर्स आए हैं आशीष, जहां पर हमने देखा परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, तो वो स्टॉक रेडार पर रखेंगे। मुनाफा आया है नियरली 55 करोड़ पर, रेवेन्यू में 26% तक की वृद्धि, एबिटा भी इनका अच्छा खासा बढ़कर 65 करोड़ पर आता हुआ, तो काफी तगड़ी ग्रोथ वहां पर। मार्जिन्स 1.5% के 9% पर आए, सॉलिड परफॉर्मेंस है कंपनी का। लेकिन शोभा डिसअपॉइंट कर रहा है, रेवेन्यू 22% घटा है, एबिटा में 20% की गिरावट, ये प्रॉफिटेबिलिटी 22% घटा है, बेग योर पार्डन। रेवेन्यू 11% बढ़कर आया, एबिटा निराश कर रहा है और मार्जिन्स भी 14% के 10% पर आए, खराब परफॉर्मेंस है। हनीवेल ऑटोमेशन ओके नंबर्स है, रेवेन्यू फ्लैट है, 3% की ग्रोथ, ये मुनाफा फ्लैट है, 3% की ग्रोथ, रेवेन्यू में 40% तक का इजाफा, एबिटा 8% बढ़ता हुआ, यहां पर मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। GSPL के नतीजे अच्छे हैं, मुनाफे में 36% तक का इजाफा देखने को मिला है, रेवेन्यू लगभग 4% बढ़कर आया, एबिटा में 25% तक की ग्रोथ है और मार्जिन्स में खासा सुधार है। 17.8% के मार्जिन्स 21% पर आए हैं, अच्छी कैटेगरी में आप गिनेंगे इन नंबर्स को। रेपको के केस में भी बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, मुनाफा 38% बढ़ा है, ब्याज से आय 19% बढ़कर आई, मार्जिन्स में इजाफा है, 4.8% के मार्जिन्स 5.4% के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। एसेट क्वालिटी में हल्का सा सुधार देखा जा रहा है, डिस्बर्समेंट में पिकअप है, नियरली 7% तक का डिस्बर्समेंट ईयर ऑन ईयर कंपनी ने डिलीवर किया है। इसके अलावा आप ध्यान देंगे कुछ रीसेंट लिस्टिंग पर, RR काबेल नतीजे में हमने देखा है मुनाफा जो है 112% बढ़कर आया है, 74 करोड़ का आंकड़ा, 1610 करोड़ का रेवेन्यू, 18% तक की ग्रोथ, एबिटा में हम देख रहे हैं 88% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है और मार्जिन्स जो 4.7% पर थे 7.5% पर आए हैं। इनके केस में वायर एंड केबल रेवेन्यू करीब 19% बढ़ रहा है, FMEG के केस में 7% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर रेवेन्यू में। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट सॉलिड क्वार्टर, रेवेन्यू 40% बढ़कर आया है, मुनाफे में 73% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। आप एबिटा देखेंगे तो वहां पर 96% तक की ग्रोथ है और इधर मार्जिन्स आए हैं 8.2% पर, अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है मार्जिन में। इनके वॉशिंग मशीन बिजनेस में टर्नओवर 152 करोड़ का है H1 में, रूम AC बिजनेस 11% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो वहां पर भी अच्छा परफॉर्मेंस ही डिलीवर होता दिखाई दिया। RR काबिल पर नज़र रखिए आशीष, इसमें मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके की इसकी अर्निंग्स प्रोफाइल है ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग हो सकता है आगे जाके, क्योंकि जिस तरीके की रीरेटिंग पॉलीकैब की हुई है ना, मुझे लग रहा है कि उसके हिसाब से अगर आप देखें इसमें, तो अगर थोड़ा मार्जिन ये और इम्प्रूव कर सकें यहाँ पर और इस ट्रेजेक्ट्री को अगर मेंटेन कर सकेंगे तो यहाँ पर वो मतलब डेल्टा काफ़ी है यहाँ पर अगर वो कर पाएंगे तो, जिस तरीके से, क्योंकि हल्के से रेवेन्यू ग्रोथ पे आप प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी ग्रो कर सकते हैं और उस हिसाब से, और मेरे ख्याल से ये आगे जाके ना ये पूरी की पूरी स्पेस बहुत बड़ी बनने वाली है, पूरी केबल वायर्स और ये सब वाली स्पेस। तो इन सारे नंबर्स में एक RR काबिल था जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, इस पर नज़र रखेंगे। और वो सैडली नीरज की टीम में था। ठीक है, रखिए स्टॉक रडार पे। अच्छा, अब जनरल इंश्योरेंस का डेटा आया अक्टूबर महीने का, क्या कहता है भाई, किसने इंडस्ट्री वाइड कैसा रहा, उससे किसने बेहतर करा, किसने खराब करा, तस्वीर क्लियर हो जाएगी। हर्षदा, क्या कहता है अक्टूबर का डेटा? इंडस्ट्री वाइड अक्टूबर प्रीमियम में 14% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है आशीष, और यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा हेल्थ इंश्योरेंस में
करीब 29% तक की ग्रोथ है। तो ये जनरल इंश्योरेंस 14% और हेल्थ इंश्योरेंस 29% बढ़ता हुआ। अब आते हैं नंबर्स पर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अक्टूबर प्रीमियम 5% बढ़कर आया है। मार्केट शेयर में करीब 264 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखने को मिला है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस 15% तक की प्रीमियम ग्रोथ है, मार्केट शेयर 1.5% बढ़ता हुआ। स्टार हेल्थ 18% तक की प्रीमियम ग्रोथ है अक्टूबर में, हालांकि इन्होंने मार्केट शेयर गवाया है, लगभग 3% मार्केट शेयर इन्होंने इरोड किया है। एचडीएफसी अर्गो प्रीमियम में करीब 40% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। बजाज अलियांस के केस में नियरली हम देख रहे हैं 50% तक की प्रीमियम ग्रोथ, ये 50% तक की प्रीमियम ग्रोथ है। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के केस में भी 56% तक की प्रीमियम ग्रोथ है। मूवमेंट देखने को मिला है, प्रीमियम में पिकअप नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स इनके ये स्टार के केस में मार्केट लॉस होता हुआ दिखाई दिया है। सिप्ला रेडार पर रहेगा। कंपनी ने अप्रूव कर दिया है इनके जेनरिक्स बिजनेस को एक स्लम्प सेल बेसिस में अपनी ही सब्सिडरी में 350 करोड़ के लिए ये ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पर उनको बेसिकली लग रहा है कि ये एक फास्ट पेस एरिया है, लेकिन एक होल्ली ओन सब्सिडरी में ये बिजनेस अब डालते हुए दिखाई देंगे। पेनिट्रेशन टियर 2 सिटीज में ये बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ एंजल वन की आप लोग बात भी कर रहे थे, उसका भी कुछ डेटा पॉइंट सुबह में आया है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जहां पर हमने देखा है एंजल वन के केस में म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रेशंस में पिकअप देखने को मिला है। ग्रॉस क्लाइंट एडिशन जो है वो हल्का सा घटा जरूर है इस पर्टिकुलर महीने में, लेकिन म्यूचुअल फंड एसआईपी रजिस्ट्रेशन में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। 1281% का इजाफा है, लेकिन यूनिक म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रेशन करीब 17% घटता हुआ दिखाई दिया। बेसिकली इनके लिए भी हम देख रहे हैं बेस जो है थोड़ा सा वाइडन होता दिखाई दे रहा है। ट्रेडिंग बेस के लिहाज से देखें या फिर म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रेशन के लिहाज से देखें। और बाकी कोई स्टॉक्स न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, हो गया ना, सारा हो गया। अब सारे कंप्लीट कर लिए हमने। अच्छा, एक चीज रह गई, कल शुरुआत कर दी थी हमने, दिवाली का मूड माहौल सेट कर दिया था। गाबा सर और कविता जी ने अपनी मुहूर्त ट्रेडिंग के लिहाज से पिक्स दी थी जो अगली दिवाली तक बढ़िया कमा के दे सकती हैं। कल की पिक्स थी गाबा सर की पिडिलाइट और कविता जी की यूनियन बैंक। चलिए उसी कड़ी को अब क्विकली आगे बढ़ा रहा हूं और आज पिक के लिए चलते हैं बहेती साहब, पालविया साहब और मानस के पास। उसके बाद फिर आगे सब्सिक्वेंट सबके साथ बातचीत चलती रहेगी। चलिए पालविया साहब आप शुरू करिए, क्या मुहूर्त के दिन खरीदवा रहे हो? एक्सिस डायरेक्ट की सबसे प्रेफर्ड पिक कौन सी है? तो आशीष जी हमारी प्रेफर्ड पिक रहेगी CDSL। स्टॉक का अगर स्ट्रक्चर देखें तो अब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट पे अगर इसको एनालाइज करें तो स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन के उसका ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी बनते हुए दिखा है। मंथली चार्ट में स्टॉक को एनालाइज करें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है और डेली सेटअप में सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक में एक बुलिश सेंटिमेंट यहाँ पे बनते हुए दिखे। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जिस तरीके से ब्रोकिंग इंडस्ट्री में एक ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली तो उसका एक प्रॉक्सी प्ले CDSL है। और हमें लगता है कि CDSL में काफी अच्छे मोमेंटम यहाँ से अगले आने वाले महीनों में देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पे टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसके करीब 1850 से 1900 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो छोटी मोटी गिरावट में इसको बाय एंड एक्यूमुलेट की स्ट्रेटेजी रखें। 1460 स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और टारगेट 1900 तक हमें लगता है ये अगली दिवाली तक ये स्टॉक में बढ़ते हुए दिखेंगे। ओके, CDSL पालविया साहब का प्रेफर्ड आइडिया अगली दिवाली तक शायद 1850 और 1900 तक की तैयारी कर रहा होगा। मानस, आपका मुहूर्त सेशन का आइडिया? वैसे मुहूर्त सेशन में जब आप लोग जुड़ोगे तो और पूछूंगा, अभी उससे पहले वाला। तो देखिए एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म एक पिक है, वो है फेडरल बैंक की, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक अगस्त के मंथ पे मंथली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद स्टॉक करेक्ट भी हुआ, लेकिन स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में सपोर्ट लिया और वहां से पिछले करीब 5-6 दिनों से हम रिकवरी देख रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गए हैं। आई थिंक यहाँ पर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। एक मीडियम टर्म के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 165 के होंगे। 20 रुपए के अपमूव के लिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 134 जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, ये हो गया फेडरल बैंक मानस का आइडिया। CDSL फेडरल बैंक। बहेती साहब आपका? दिवाली के तौर पे पिक रहेगी इन्फोसिस में। इंडियन आईटी की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी जितनी वर्स्ट न्यूज थी सब कुछ आईटी ने सह लिया है, भले वो हाई एट्रिशन रेट हो
यूएस की बॉन्ड यील्ड्स हो या रिसेशन हो, एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन। खराब क्वार्टर से लेकर सब कुछ आ चुका है। हमें लग रहा है कि अभी वेल प्लेस्ड और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा फेवरेबल बना हुआ है पूरा आईटी स्पेस, और इन्फोसिस उसमें से लीडर ऑफ द पैक को ही पिक करना चाहूंगा। हमें लगता है 1360 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 1450 और 1500 तक का जो लेवल है वो इस सीरीज में ही देखने मिल सकता है, तो ये एज अ शॉर्ट टर्म पिक ही रहेगी मेरी। नवंबर में ही ये शायद हम ये लेवल्स देख सकते हैं आते हुए। अगली दिवाली का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बैती साहब कह रहे हैं दिवाली के बाद ही, एक बात महीने में ही, मतलब न्यू ईयर अच्छा चला जाएगा। इन्फोसिस रडार पे रखिएगा। ये है आज की मुहूर्त सेशन वाली पिक्स। क्विकली एक आईपीओ खुल रहा है, आस्था स्क्रीन पे नजर आएंगे आपको हेम सिक्योरिटीज से। आस्क ऑटोमोटिव आज खुलेगा, थर्सडे को बंद होगा। 268 से 282 रुपीज का प्राइस बैंड, 834 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। आस्था लगाना है या छोड़ दिया जाए? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज जी। जी सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए और लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाइए। मेरे को लगता है कि डिसेंट लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं इसमें। देखिए कंपनी जो है वो हम सब जानते हैं ब्रेक शू और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है। काफी पुरानी कंपनी है और बेसिकली इनका बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। और इंडिया में तो जितने भी टॉप क्लाइंट्स हैं, बजाज ऑटो हो, हीरो हो, होंडा हो, सबको ये केटर करते हैं। और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ये जितने भी बड़े इंडिया में, जैसे ग्रीव इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, रिवोल्ट हो, एथर हो, वहां पे भी ये सब जगह इनके सोल्यूशंस जाते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और लास्ट फ्यू ईयर से ग्रोथ भी काफी बढ़िया कंपनी दिखा रही है। गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह से इन्होंने अपने आप को पूरा तैयार कर लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, मुझे लगता है बहुत बड़ी ग्रोथ हमें वहां से देखती हुई मिलेगी। और उसी वजह से मुझे लगता है कि आगे जाते हुए ये जो आईपीओ है बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाना चाहिए। मतलब सब्सक्राइब की रेटिंग है आस्था की तरफ से, हेम सिक्योरिटी की तरफ से। आस्था थैंक यू। खैर आज होनासा की लिस्टिंग का भी सबको इंतजार रहेगा। मुनाफे की तैयारी समेट रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सारा एक्शन हो गया, पहला सौदा की शुरुआत। ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तैयारी करेंगे पहला सौदा की। कल के एक ट्रेंडिंग डे के बाद आज ग्लोबल क्यूज थोड़े से सॉफ्ट